सो कल हमने फॉर्म हैंडलिंग शुरू की थी और बेसिकली फॉर्म हैंडलिंग का मतलब ये है कि फॉर्म में जो डाटा यूजर इनपुट के तौर पे देता है हम उसे कैसे ग्रैब करके लोकल स्टेट में सेव करते हैं, फिर उसी डाटा को प्रिंट करना हो या कहीं शो करना हो तो हम उसे यूआई में कैसे रिफ्लेक्ट करते हैं। सो द की पॉइंट वाज, इनफैक्ट हमने कल ये किया था कि जब हम यहाँ भी कोई भी चीज लिखते हैं तो वी आर grabbing the data and we are reflecting it back to the UI. We are rendering the data or we are rendering the state variable, या we are displaying the state variable back to the UI. तो हमने उसके लिए देखा था जी कि यहाँ पे आप ऑन चेंज और हैंडल चेंज और फंक्शन लिखते हैं तो फंक्शन आपको एक सिंथेटिक इवेंट ऑब्जेक्ट देता है, आप उस ऑब्जेक्ट को कैच करते हैं और उस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे डिस्प्ले करते हैं, डिस्प्ले नहीं करते, इनफैक्ट स्टेट को अपडेट कर देते हैं अपडेटर फंक्शन के साथ। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, यहाँ तक कोई मसला है तो बता दें, अदरवाइज आई एम मूविंग अहेड राइट फ्रॉम दिस पॉइंट। इसका मतलब ये हुआ कि अभी तक हमारे पास एक इनपुट था, अगर हम इस एक इनपुट को, ये हमारी रो है और ये हमारा कॉल है, ठीक है, और इसको अगर हम यहाँ से रिमूव कर दें और एक रो के अंदर, बल्कि चूंकि हमें एक लाइन में एक ही कॉलम चाहिए तो हम इस पूरी को रेप्लिकेट करते हैं। दूसरा, तो हमारे पास दो इनपुट बॉक्सेस आ जाएंगे और वाइट इज टेकिंग लॉन्गर देन ये, कंपाइलिंग में टाइम लेता है, तो इनको भी हम चेंज कर लेते हैं। जब हम ये चाहते हैं कि हम एक के बजाय दो टेक्स्ट बॉक्सेस के साथ काम करें या तीन के साथ भी काम कर सकते हैं, हम तीन ले लेते हैं। तो तीन में हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हमें ऑब्वियसली सपोज करते हैं जी कि ये हमें चाहिए ईमेल और ये हमें चाहिए जी इसी तरह हैंडल चेंज के बजाय, अब हम जाहिर है हमारे पास मल्टीपल फील्ड्स हो गई हैं तो हम हैंडल चेंज के बजाय अब हम नाम भी उनका उसी हिसाब से रख लेते हैं। दिस इज हैंडल नेम, दिस इज हैंडल ईमेल एंड दिस इज हैंडल, तो भी इसका हम नाम रखें कॉन्टैक्ट। ठीक, और इन्हीं इसी तरह ये एरर देगा क्योंकि ज़ाहिर है हैंडल ईमेल, हैंडल कॉन्टैक्ट और हैंडल ईमेल नेम तीनों डिक्लेयर्ड नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं जी, हैंडल नेम, और हमें स्टेट्स भी ऑब्वियसली तीन चाहिए, एक को हम क्या कहते हैं जी ईमेल और अगले को हम क्या कहते हैं जी कॉन्टैक्ट, और इसकी जगह हो जाएगा जी सेट ईमेल और इसकी जगह हो जाएगा सेट कॉन्टैक्ट। ठीक, सारे इनिशियली स्ट्रिंग होंगे और अगर मैं इनको यूं कर लूं तो इसी तरह इसको मैं क्या कह दूंगा जी हैंडल ईमेल और इसको क्या कह दूंगा हैंडल कॉन्टैक्ट। सो व्हाट आई विल बी डूइंग इज दैट्स प्रीटी मच इट, कि अब मेरे पास जितने भी हैं अंदर चेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि जब ये इवेंट कॉल होगा तो ये अपना सिंथेटिक इवेंट लेके आएगा, जब ये फंक्शन कॉल होगा तो ये अपना सिंथेटिक इवेंट लेके आएगा और ये कॉल होगा तो ये अपना सिंथेटिक इवेंट लेगा। तो ये अपने टारगेट की वैल्यू को ग्रैब करके ये अपने, हाँ यहाँ यहाँ चेंज करना है सेट नेम, तो यहाँ पे क्या करना है सेट ईमेल और यहाँ पे क्या करना है सेट कॉन्टैक्ट। ठीक, नाउ वी कम बैक, और अगर मैं यहाँ पे ये यूज करूँ और अब जाहिर है मैं कहीं पे भी उनको वो नहीं कर रहा, डिस्प्ले नहीं कर रहा किसी को भी, तो डिस्प्ले तो नहीं होगा लेकिन नाम स्टोर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल माय नेम इज दिस, माय ईमेल इज दिस और माय कांटेक्ट नंबर इज सम कांटेक्ट नंबर। राइट, अब मैं क्या चाहता हूँ कि ये तो हमें पता लग गया कि हमें से अगर रियल टाइम पे किसी को भी अपडेट अब अपना डिस्प्ले कराना चाहें तो जस्ट वो स्टेट वेरिएबल लिख दें JSX में, आके वो डिस्प्ले हो जाएगी। मैं चाहता हूँ कि अब मैं इस पे क्लिक करूँ तो कोई फॉर्म हो जाए। ठीक है, तो नॉर्मली अभी देखिएगा मैं कोई भी फॉर्म फिल करके जब यहाँ से क्लिक करता हूँ तो ये पेज रिफ्रेश हो जाएगा। यानी फॉर्म का डिफॉल्ट बिहेवियर ये होता है HTML में कि वो फॉर्म के डाटा को सबमिट करता है कहाँ पे, सर्वर पे। ठीक, तो हम चूंकि कह जी कि ये सिंगल पेज एप्लीकेशन है, ये फॉर्म के डाटा को सर्वर पे सबमिट नहीं करना चाहिए, हम API के थ्रू करेंगे या कोई और तरीका यूज करेंगे। तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं जब साइन इन पे क्लिक करूँ तो ये पेज रिफ्रेश ना हो और ये डाटा सर्वर पे सबमिट ना हो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी फॉर्म होगा तो फॉर्म का डिफॉल्ट बिहेवियर सबमिट के बटन क्लिक करने पे पूरे फॉर्म का डाटा सर्वर पे, तो ये डिफॉल्ट बिहेवियर मुझे क्या करना है, प्रिवेंट करना है। मैं नहीं चाहता कि मेरा फॉर्म सबमिट हो, उसके लिए क्या करूंगा, यहाँ फॉर्म पे जिस तरह आपके ऑन चेंज का इवेंट है ना इनपुट बॉक्स पे, इसी तरह फॉर्म का भी एक इवेंट
होता है जिसे हम ऑन सबमिट से हैंडल करते हैं। यानी फॉर्म का हैंडलर कौन होता है? ऑन सबमिट। इसके लिए हम क्या लिखेंगे कि जब भी फॉर्म सबमिट हो तो क्या करो? तो फॉर्म सबमिट हो तो ये वाला फंक्शन कॉल करो। कल मैंने आपको ये बताया था, इसको भी आप कल मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई इवेंट कॉल होता है तो वो एक क्या देता है हमें? सिंथेटिक इवेंट ऑब्जेक्ट देता है। हमने वो ऑब्जेक्ट इसका यहाँ रिसीव कर लिया। अब उसके ऑब्जेक्ट में और इसके ऑब्जेक्ट में फर्क होगा थोड़ा बहुत, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट किसका था? अनचेंज का। ये किसका है? ऑन। तो लेट्स सी कि इसमें हमारे पास बहुत सारी चीजें होंगी। कुछ चीजें सेम होंगी जो ऊपर वाले में थी और कुछ चीजें सेम नहीं होगी। तो अब वो सिंथेटिक इवेंट लॉग कब होगा? जब मैं सबमिट के बटन पे क्लिक करूंगा। तो अब मैं अगर यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे मैं ये करता हूँ, तो अब इसने मुझे सिंथेटिक इवेंट दिया लेकिन जर्क मार के गायब हो गया। देखिएगा, नजर आ रहा है? नहीं नजर, मतलब जर्क तो नजर आ रहा है ना कि वो गायब हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये गायब क्यों हो रहा है? क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये रिक्वेस्ट कहाँ भेज रहा है? सर्वर पे भेज रहा है। तो हल्का सा वो, तो हम क्या करते हैं इस इवेंट में, जब भी हम फॉर्म सबमिट के इवेंट को हैंडल करते हैं तो सबसे पहले करते हैं ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट। अब ये जो प्रिवेंट डिफॉल्ट है ना, ये क्या करता है? ये फंक्शन है जो कि किस ऑब्जेक्ट के अंदर पड़ा हुआ है? ई के अंदर, जो कि फॉर्म के डिफॉल्ट बिहेवियर को क्या कर देता है? प्रिवेंट कर देता है। अब जरा देखिएगा, आ गया। यानी अब उसने सर्वर पे रिक्वेस्ट नहीं भेजी, यानी फॉर्म को सबमिट नहीं किया। क्यों? क्योंकि मैंने फॉर्म के डिफॉल्ट बिहेवियर को प्रिवेंट कर दिया। अब सिंथेटिक बेस इवेंट में अगर हम यहाँ पे जाएं तो हमें यहाँ पे काफी सारी चीजें उस तरह की मिलती हैं, हो सकता है कुछ डिफरेंट भी हो। अब ये टारगेट उसमें भी था, ये टारगेट इसमें भी है, और बाकी भी बहुत सारी चीजें उनमें है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब मुझे तो ये चीज भी नहीं चाहिए, मुझे अब फॉर्म के टारगेट को तो नहीं लेना। मैं कहता हूँ कि जब फॉर्म सबमिट हो तो नेम, ईमेल और कॉन्टैक्ट की वैल्यू को मैं ग्रैब करूं और कहीं स्टोर कर दूं। ठीक, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं फिलहाल सिर्फ लॉग कर देता हूँ नेम, ईमेल। आपको पता है लॉग में हम कॉमा के साथ मल्टीपल वेरिएबल्स को डिस्प्ले कर सकते हैं, ठीक है। और अब अगर मैं यहाँ पे जाऊंगा, यहाँ पे जाऊंगा, ये तो कुछ नहीं आया, खाली स्ट्रिंग, क्योंकि इन तीनों में मैंने कुछ भी नहीं दिया। लेकिन जब कुछ भी दूंगा तीनों में तो ये तीनों यहाँ आ जाएंगे, दिस, दिस एंड दिस। अब आप इस पे चाहे जो मर्जी काम कर सकते हैं, करें। अब मैं चाहता हूँ कि ये देखें, जब मैं फॉर्म सबमिट कर दूं तो इसका मतलब डाटा मेरा सबमिट हो चुका ना। जब डाटा सबमिट हो जाएगा तो ये तीनों बॉक्सेस क्या हो जाने चाहिए? खाली हो जाने चाहिए। तो मैं अब क्या करूंगा, जब मैं कहता हूँ फॉर्म सबमिट हो जाए, सबमिट कंसोल लॉग या सर्वर पे भेजना, जो कुछ करना है ये करके मैं क्या करूंगा, सेट नेम को दोबारा से क्या कर दूं? एम्प्टी स्ट्रिंग। सेट ईमेल को दोबारा से क्या कर दूं? एम्प्टी। और सेट कॉन्टैक्ट को दोबारा क्या कर दूं? एम्प्टी। तो अभी भी नहीं होगा फिर उसकी रीजन बताऊंगा। तो अब ये स्टेट वेरिएबल तो एम्प्टी हो चुका है, लेकिन जो वैल्यू इनपुट बॉक्स में पड़ी हुई थी वो एम्प्टी, यानी उसको यूआई पे भी जाके तो रिफ्लेक्ट करना है ना स्टेट। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इन सबको कौन सा एट्रीब्यूट देते हैं? वैल्यू। और वैल्यू में क्या लिख देते हैं? वैल्यू में लिखते हैं जी हम, ये नेम है तो इसमें नेम, यानी यही स्टेट वेरिएबल की वैल्यू लिख देते हैं, ये वाली नेम। ठीक, अगर ये खाली होगा तो वैल्यू वैसे ही खाली होगी, और अगर इसमें कुछ होगा तो वही कुछ होगा जो स्टेट वेरिएबल में पड़ा हुआ है। ठीक है, सो इस वैल्यू को मैं यहाँ पे, इसी वैल्यू को इसी तरह, आपको पता है ये वैल्यू का एट्रीब्यूट हर एक उसका प्रॉपर्टी होती है एचटीएमएल। और उसके बाद यहाँ पे वैल्यू लिखकर यहाँ पे कॉन्टेक्ट। तो अब अगर आप जाएंगे तो ये एक वार्निंग है, इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा अगर कहीं दोबारा आई तो। अब मैं यहाँ पे करता हूँ फॉर्म सबमिट हो गया और यहाँ से तीनों टेक्स्ट बॉक्सेस खाली हो गए। फिर मैं कोई दूसरी वैल्यू देता हूँ या सेटअप वैल्यू देता हूँ, जब फॉर्म सबमिट हो गया तो यहाँ से खाली होगा, डाटा आगे चला गया। तो दिस इज व्हाट वी आर डूइंग विद द फॉर्म हैंडलिंग। अच्छा, अब आप ये सोच रहे होंगे
अगर आप थोड़े से इंटेलिजेंट ज्यादा हैं मुझसे, तो कि यार ये तो अभी 3 स्टेट्स है, तो ठीक है हमने इतना लंबा चौड़ा काम किया। बस फॉर्म्स होते हैं जब आप जॉब शॉप के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं, तो 15 से 20 फील्ड्स होती हैं, तो क्या इतनी ज्यादा स्टेट्स वेरिएबल बनाने पड़ेंगे और उन सबको मैनेज करना पड़ेगा और इतने ज्यादा ही हैंडलर बनाने पड़ेंगे सब। तो जितना कॉन्सेप्ट अभी तक पढ़ लिया ना उसके मुताबिक यस, लेकिन अल्टीमेट या प्रोफेशनल अप्रोच ये नहीं है। तो प्रोफेशनल अप्रोच डिफरेंट है। बेसिकली हम अल्टीमेटली यूज करेंगे एक थर्ड पार्टी लाइब्रेरी जिसे हम कहते हैं फॉर्मिक, यूज फॉर्मिक और यप। लेकिन आपको जब तक ये सही तरह से समझ नहीं आएगी, आपको उसकी वर्किंग भी समझ नहीं आएगी, तो आपने इसको समझना है। तो मैं अभी यप यूज नहीं कर रहा, मैं इसको थोड़ा सा रिफाइन करने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा सा रिफाइन करने की कोशिश करता हूँ। अगर मैं ये 3 स्टेट्स के बजाय ये एक ही पर्सन की इंफॉर्मेशन होगी ना, या एक ही यूजर जो फॉर्म फिल कर रहा होगा उसी की इंफॉर्मेशन होगी ना, तो मैं इन 3 के बजाय अगर ये कर दूं कॉन्स्ट पर सन सेट पर्सन और यूज स्टेट कर लूं और ये कर लूं, इन 3 के बजाय मैं इसके अंदर ही कर लूं नेम एम्प्टी, ईमेल एम्प्टी और कॉन्टैक्ट एम्प्टी, तो इन 3 के बजाय मैं एक ही स्टेट से गुजारा चल गया। थोड़ी सी रिफाइनमेंट हो गई ना। लेकिन अब मसला होगा, अब मसला ये होगा कि यहां मैं क्या डिस्प्ले कर रहा हूं, नेम। अब नेम तो कुछ नहीं है, ये क्या बन जाएगा, नेम किसके अंदर पड़ा हुआ है, पर्सन के ऑब्जेक्ट के अंदर पड़ा हुआ है। तो मैं इसको क्या करना पड़ेगा, यस पर्सन डॉट नेम, इसको क्या करना पड़ेगा, पर्सन डॉट ईमेल, और इसको क्या करना पड़ेगा, पर्सन डॉट कॉन्टेक्ट। तो सिर्फ यही नहीं करना पड़ेगा। अब जरा यहां देखें, यहां पहले क्या रोल है। वो कह रहा है जी कि वो जो सेट के जितने फंक्शन है ना वो सारे नकारा हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि अब मैं तो ये काम कर रहा हूं, सिर्फ मेरे पास एक ही सेट फंक्शन है, सेट पर्सन। तो अब आपको जरा पिछला कॉन्सेप्ट काम आएगा यहाँ पे। अगर मैं ये करता हूँ सेट पर्सन, ये ठीक कर रहा हूँ, इसको भी कर रहा हूँ सेट पर्सन, इसको भी कर रहा हूँ सेट पर्सन, और इन तीनों को मिटा ही देता हूँ फिलहाल। आपको पता है कि ये नेम भी अब नेम नहीं रहा, बल्कि क्या रह गया, पर्सन डॉट नेम और आगे पर्सन डॉट ईमेल, पर्सन डॉट कॉन्टेक्ट। अब मसला सिर्फ एक चीज का रह गया, ये तो सक्सेसफुल हो गया, लेकिन मुझे अगर अभी आप देख के बता सकें कि क्या मसला है, कोई बंदा समझदार मुझसे ज्यादा जो पूरे पर्सन की, तो हमें मसला क्या आएगा, नहीं चलें इसको ब्रेक कर लें, फिर आप जरा प्रॉपर वर्ड के साथ जवाब देना। मैं जिस वर्ड के साथ, जिस वोकेबलरी के साथ जो चीज आपको पढ़ाई है ना, आई एम एक्सपेक्टिंग द सेम थिंग। मैं ये कह रहा हूं कि मैंने ये जो पहला इनपुट बॉक्स है ना, हैंडल नेम, इसमें कोई वैल्यू एंटर की, इसने सिंथेटिक इवेंट फायर किया और मुझे इवेंट ऑब्जेक्ट यहां दे दिया। यानी जब इवेंट फायर हुआ तो इसने मुझे सिंथेटिक इवेंट ऑब्जेक्ट दे दिया। उस इवेंट ऑब्जेक्ट यानी एक इनपुट की वैल्यू विच इज ओनली नेम, दैट्स द पॉइंट। यानी ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू में क्या आ रहा है, मेरे पास स्ट्रिंग आ रहा है, और मैं सेट पर्सन में स्ट्रिंग सेट कर रहा हूं। हालांकि सेट पर्सन की इनिशियल वैल्यू क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो अपडेट के वक्त भी वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, ऑब्जेक्ट। तो मैं अपडेट के वक्त क्या देने की कोशिश कर रहा हूं, स्ट्रिंग। वो इस एक्सपेक्ट ऑब्जेक्ट कर रहा है, मैं दे स्ट्रिंग रहा हूं, क्या करेगा, पूरे पर्सन के ऑब्जेक्ट को म्यूटेट कर देगा, अपडेट कर देगा, लेकिन बाकी सारों का कबाड़ा खराब। ठीक है,
तो ये ऑब्जेक्ट पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, म्यूटेट हो जाएगा। अब लेट्स सी, देखिएगा अभी क्या होगा, देख रहे हैं? ये अरे इस वार्निंग से रिलेटेड नहीं है, ये करें तो तीनों में क्या आ रहा है, अनडिफाइंड अनडिफाइंड अनडिफाइंड, क्योंकि मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करके उसका सारा सत्यानाश कर रहा हूँ, सारा ऑब्जेक्ट ही। तो मुझे क्या करना पड़ेगा जी अब, यस, आप ये याद रखिएगा हमेशा कि जो भी आपकी स्टेट की इनिशियल वैल्यू या इनिशियल शक्ल है ना, अपडेट के वक्त भी वही शक्ल होनी चाहिए। तो इनिशियल शक्ल क्या है, ऑब्जेक्ट है ना, तो अपडेट के वक्त भी क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक होगी बात? अब ऑब्जेक्ट में वैल्यू किस फॉर्म में पड़ी होती है, की वैल्यू पेयर में ना, तो मैं सिर्फ किस प्रॉपर्टी को अपडेट कर रहा हूं, इस केस में हैंडल नेम के फंक्शन में नेम को अपडेट कर रहा हूं ना, तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा, नेम, यानी सिर्फ नेम की प्रॉपर्टी को अपडेट करो। और इससे पहले क्या कर रहा हूं कि जो पर्सन का ऑब्जेक्ट है उसकी बाकी सारी चीजें एज इट इज रहने दो। अब ये क्या करेगा, ये जब आएगा इस पूरे ऑब्जेक्ट में सबसे पहले क्या करेगा, ये पूरा पर्सन का ऑब्जेक्ट यानी ये तीनों फील्ड्स यहां रख देगा। फिर मैं कह रहा हूं कि इसकी नेम की प्रॉपर्टी को उठाओ, इसकी नेम की प्रॉपर्टी को ओवरराइट कर दो। अगर उसमें पहले कोई वैल्यू पड़ी है तो उसमें नई वैल्यू डाल दो। कौन सी वाली, जो कि इनपुट फील्ड से रीड कर रहे हो। तो ये काम करने का मकसद समझ आया? इंटेंशनली पहले एरर क्रिएट किया, फिर आपसे पूछा यहाँ क्या हो रहा है, और फिर आपको उसका जवाब दिया कि ये नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए, व्हाटसोएवर इट इज। बात समझ आ गई है जी कि ये स्प्रेड ऑपरेटर यहाँ क्यों लगाया है, और उसकी सिर्फ एक प्रॉपर्टी। अब ये काम सारों में होगा, सिर्फ चेंज क्या हो जाएगा, की नेम। अब यहाँ पे भी स्प्रेड ऑपरेटर, लेकिन यहाँ किस प्रॉपर्टी को अपडेट करना है, बाकी सब कुछ वही, यहाँ भी सब कुछ वही, इस प्रॉपर्टी को अपडेट करना है उसका नाम। तो हमारा ये जो काम है ये थोड़ा सा स्मूथ हो गया। अभी इन तीनों को भी शॉर्ट करके एक बनाया जा सकता है, लेकिन उसमें कॉन्सेप्ट और यूज होता है, कंप्यूटेड प्रॉपर्टी। वो अभी हमने कंप्यूटेड प्रॉपर्टी पढ़ी नहीं है, तो मैं इसको फिलहाल ऐसे ही रहने देता हूँ। ठीक, यही तो बता रहा हूँ, कर सकते हैं ना। उसमें एक और कॉन्सेप्ट यूज होता है, कंप्यूटेड प्रॉपर्टी। जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट में कंप्यूटेड प्रॉपर्टी क्या होती है, वो अभी मैंने आपको नहीं बताई। ठीक, जरा ट्राई कर लेते हैं जरा, अगर आपको समझ आ गई तो, ना आई तो बस बिस्मिल्लाह। पहले जरा इसको देख लेते हैं। तो एक्सक्यूज मी। सो अब यहाँ पे मैं ये करता हूँ, यहाँ भी ये करता हूँ, यहाँ भी ये करता हूँ, एवरीथिंग इज वर्किंग नॉर्मली। और ये अब हमने वो छोड़ दिया था, वो जो इनपुट फील्ड्स को एम्प्टी करने वाला काम था, तो वो काम अब आप गालिबन कर सकते हैं। और वो काम आप एक ही काम में कर सकते, एक ही फॉर्म में कर सकते हैं। और वो कैसे, आप इस पूरे ऑब्जेक्ट को उठाएं, सेट पर्सन में लेके जाएं, अब तो हो जाए ना, म्यूटेट होनी है तो, अब तो हो जाए ना, सारों को खाली करना है ना। सेट पर्सन ऑब्जेक्ट और उसकी सारी प्रॉपर्टीज को एम्प्टी कर दे, पहले जो हम काम अलग अलग कर रहे हैं। ठीक है, अब हमने सारा डाटा खाली करना ही है, वैसे ही है, तो अब क्या परवाह। समझ आ गई बात? अब हमने कोशिश करते हैं कि हम जरा अगला काम भी करते हैं। मैं यहाँ पे देता हूँ जी, इसकी जैसे आईडी की प्रॉपर्टी होती है ना, तो हर टेक्स्ट फील्ड में आप नेम की प्रॉपर्टी भी दे सकते हैं। ठीक है, बाय द वे तीनों का नेम तो नहीं है ना, तीनों की आईडी डिफरेंट होनी चाहिए, ईमेल और इसकी क्या होनी चाहिए, काइंड ऑफ कॉन्टेक्ट। मैं तीनों को नेम भी दे देता हूँ। नेम इक्वल्स टू, नेम ही है, नेम इक्वल्स टू ईमेल है, और नेम इक्वल्स टू कॉन्टैक्ट है। ठीक, अब हम ये कोशिश करते हैं कि मैं थोड़ी देर के लिए ये दो फंक्शंस कमेंट कर देता हूं, और इसमें मैं इसे वही जेनेरिक नेम दे देता हूं, CHANGE, चेंज। अगर आप कंफ्यूज ना हो, तो कंफ्यूज हो तो मैं रिवर्ट कर दूंगा। और जब ये हैंडल चेंज एक ही से हम तीनों को हैंडल करेंगे,
तो फिर हम क्या करेंगे, यहां पे जाके इसको भी हैंडल चेंज, इसको भी हैंडल चेंज और इसको भी हैंडल चेंज। अब हम चाहते हैं कि ये जो सिंथेटिक इवेंट हो ना, हमारा कंसर्न क्या है कि जिस भी एलिमेंट में चेंज हुआ है उसी एलिमेंट की वैल्यू को पिक करे और उसी को अपडेट करे, ये कंसर्न है। तो आपने ये देखा है किधर गया, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, आप ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू से इस इनपुट की वैल्यू के एट्रीब्यूट को गेट कर रहे हो ना, तो जब आप ई डॉट टारगेट डॉट नेम करोगे तो ये नहीं गेट होगा आपको, होगा ना, और होना चाहिए भी उसूलन। तो मैं यहां पे ये करता हूं कि यूं करता हूं और करता हूं ई डॉट टारगेट डॉट नेम। ये बेसिकली जो होती है ना, इसको हम कंप्यूटेड प्रॉपर्टी कहते हैं, यानी डायनामिक सॉर्ट ऑफ थिंग, जो कि स्टैटिक नहीं है, अब ये भी डायनामिकली आएगी। अब जरा मैं इसको ट्राई करता हूं पहले, बिकॉज मैंने इसको पहले खुद से भी ट्राई नहीं किया कभी कंप्यूटेड प्रॉपर्टी को पहले। ठीक, तो ये जो काम है ना बेसिकली, अब हो क्या रहा है जरा गौर से देखिएगा। मैं सबसे पहले इनपुट बॉक्स पे हूं और सबसे इनपुट बॉक्स, पहले इनपुट बॉक्स में मैंने कोई वैल्यू एंटर की, वैल्यू एंटर की तो ये फंक्शन ट्रिगर हुआ। ये जब फंक्शन ट्रिगर हुआ तो इस फंक्शन ने कॉल किया क्या, हैंडल चेंज, उसने सिंथेटिक इवेंट ऑब्जेक्ट फायर कर दिया। इसने ई डॉट टारगेट डॉट नेम यानी इसी फील्ड का नेम पिक किया और इसी फील्ड की वैल्यू पिक की। बात समझ आ गई है? और इस ऑब्जेक्ट में रख दी, यानी इस ऑब्जेक्ट में रख दी। बेसिकली सेट पर्सन इसी ऑब्जेक्ट को अपडेट कर रहा है ना, समझ आ गई बात? तो ऑब्जेक्ट में आ गई वैल्यू। अब जब दूसरी दफा आया अगली उसमें, इसमें आया, ये हैंडल चेंज कॉल हुआ, ये हैंडल चेंज कॉल हुआ तो इसी की वैल्यू और इसी का नेम पिक हुआ, इसी की वैल्यू इसी का नेम पिक हुआ। तो स्प्रेड का मतलब क्या है, जो एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट था जिसको हम लास्ट टाइम छोड़ के गए थे उसको स्प्रेड कर रहे हैं। उसको जब स्प्रेड कर रहे हैं तो उसमें पिछली वैल्यू पड़ी होगी ना, क्योंकि हमने इम्यूटेबल बनाया हुआ है ना, तो पिछली वैल्यू को एज इट इज डालेगा, नई वैल्यू को भी बीच में जाके, और जब अगली को आएगा तब भी ये काम होगा। तो अब हम इस काम को अगर छोड़ दें और फिर यहां पे आए तो ये आपका ये जो काम है ये बिल्कुल स्मार्ट तरीके से हुआ, और वो जो इतना लंबा चौड़ा काम था वो सारा कुछ हट के सिर्फ इतना रह गया। अब इसका फायदा क्या होगा, आप फॉर्म की फील्ड जितनी मर्जी बना ले, आपको सिर्फ एक जगह चेंज करनी पड़ेगी। जितनी नई इनपुट फील्ड डालेंगे उतनी आपको स्टेट्स डालनी पड़ेगी। ये सारी, अच्छा अभी अरे बनाना मकसूद नहीं है ना, अरे तो तब बनाएंगे जब आप इसको कहीं परसिस्ट करने के लिए, यानी मल्टीपल पर्संस का, क्योंकि ये बार बार ऑब्जेक्ट ओवरराइट हो रहा है। आप नया ऑब्जेक्ट जब डाल रहे हैं ना, पुराना ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, ओवरराइट हो रहा है। अभी तो हम परसिस्ट किसको कर रहे हैं, प्रॉपर्टीज को कर रहे हैं, पूरे ऑब्जेक्ट को तो परसिस्ट ही कहीं नहीं कर रहे। परसिस्ट करने का मतलब उसको कहीं सेव करना परमानेंटली, वो काम हम यहां करेंगे कि जो ही हम सबमिट के बटन पर क्लिक करें, जिस पर्सन की इन्फॉर्मेशन है वो जाके सेव हो जाए, अगला पर्सन आ जाए वो भी सेव हो जाए, यानी एक अरे में सेव होती है। आपका ये कंसर्न है ना, वो भी कर लेते हैं, वो भी कर लेते हैं। वो कैसे करते हैं, अब हम यहाँ पे एक बना लेते हैं जी अरे। अब पूरे पर्सन की इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ मिल रही है, पर्सन के एक ऑब्जेक्ट में ना, यानी अगर मैं ये करूं, इस पर्सन में क्या आ रहा है, पूरा एक पर्सन, तो मैं यहाँ एक अरे डिक्लेयर कर लेता हूँ, बल्कि ऊपर ग्लोबल अरे डिक्लेयर कर लेते हैं, फंक्शन से बाहर कर ले, फंक्शन के अंदर कर ले। मैं कहता हूँ जी इसे लेट पर्सन्स इक्वल्स टू दिस एम्प्टी अरे। अब मैं क्योंकि प्लूरल है तो मैंने पर्सन्स दिया नाम, मैं ये करता हूँ कि जो ही पर्सन्स डॉट पुश, मैं लॉग करने के बजाय क्या कह रहा हूँ जी, पर्सन्स की अरे जो ऊपर डिक्लेयर्ड है उसमें पुश कर दो एक नया पर्सन, और फिर यहां मैं उसको लॉक कर देता हूँ पर्सन्स की अरे को।
लेट्स सी, में एक ऑब्जेक्ट आ गया, अरे में 2 ऑब्जेक्ट आ गए, अरे में 3 ऑब्जेक्ट आ गए। आपका सवाल ये था, यही था ना? अजान हो जाए तो हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? ये समझ आ गया जी? तो ये समझ आ गया तो मतलब आपको फॉर्म हैंडलिंग प्रॉपर समझ आ गई। अब एक और मसला है। पहले ये बताएं, यहां तक कोई मसला तो नहीं है किसी को, ऑनलाइन वालों को भी? अब जी मसला सर। कि जब मैं इन सारी फील्ड को खाली छोड़ता हूं और फिर साइन करता हूं तो यहां पे एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट आ जाता है। दिस इज नॉट डिजायरेबल। 6 बार आएगा। तो यूं क्या हो सकता है कि अगर हम ये रियल टाइम डेटाबेस में वैल्यूज भेज रहे हैं तो हमारे डेटाबेस में बहुत सारे खाली रिकॉर्ड, कोई शरारतन करे, कोई हैकर या जानबूझ के करे तो बहुत सारे एम्प्टी डमी रिकॉर्ड आ रहे हैं। दैट शुड बी नॉट अलाउड। तो ऐसे केस में हमें क्या चीज काम आती है जी? हम फॉर्म एरर हैंडलिंग करते हैं, ये फॉर्म वैलिडेशन करते हैं। फॉर्म वैलिडेशन का मतलब ये है कि हमें अपने डेटाबेस, यूं समझे कि ये अरे हमारी डेटाबेस है, इसमें डेटा पुश करने से पहले ये मेक श्योर करना है कि सारी फील्ड में डेटा प्रोवाइड किया गया है। ये हमने जो अभी काम किया, हम क्या कहते हैं? फॉर्म डेटा हैंडलिंग। और जो आप करने लगे हैं वो फॉर्म वैलिडेशन। डेटा हैंडलिंग का मतलब पता है ना, कि यूजर डेटा एंटर करे तो उसके साथ क्या करो, और इस बात को मेक श्योर करने के लिए कि यूजर करेक्ट और वैलिड डेटा एंटर करे, फॉर्म वैलिडेशन। अभी तो यूजर कुछ भी एंटर कर सकता है। मिसाल के तौर पे हम ये उसे अलाउ नहीं करना चाहते कि कांटेक्ट की फील्ड में सिर्फ नंबर ही एंटर करे, कोई स्ट्रिंग एंटर ना करे, ईमेल वैलिड होना चाहिए, इनवैलिड नहीं होना चाहिए। तो ये सारे रूल्स क्या कहलाते हैं? वैलिडेशन रूल्स। ठीक है, मैं तरीका बता देता हूँ कैसे। अब दिस इज द प्लेस जहां पे हम ये चेक कर सकते हैं कि क्या वैलिड वैल्यू, क्योंकि जब सबमिट करे यूजर, दो तरीके, एक तो जब यूं ही वो टाइप करे साथ साथ चेक करता रहे, वो भी हम काम करेंगे आगे चल के। एक ये कि जब सबको टाइप करके सबमिट के बटन पर क्लिक करे तो चेक करे कोई फील्ड खाली तो नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, इफ, सबसे आसान तरीका, पर्सन डॉट नेम इक्वल इक्वल इक्वल्स एम्प्टी स्ट्रिंग। 3 इक्वल्स का मतलब पता है ना? डेटा टाइप भी कंपेयर करता है और डेटा भी कंपेयर करता है। पता नहीं पता? 2 इक्वल से पता है क्या चेक करेगा? कि जो पर्सन के नेम में स्ट्रिंग आने वाली है वो और ये जो स्ट्रिंग है ये बराबर है या नहीं है। तो इनकी टाइप चेक नहीं करेगा। डेटा टाइप का मतलब स्ट्रिंग है, नंबर है, ऑब्जेक्ट है, अरे है। 3 इक्वल का मतलब स्ट्रिक्ट चेकिंग होता है, वो डेटा और डेटा टाइप दोनों चीजें चेक करता है। ठीक है, फिर मैं करता हूँ जी कि और पर्सन डॉट ईमेल और पर्सन डॉट
कॉन्टेक्ट, इन तीनों में से कोई चीज भी खाली हो, और का मतलब अगर इन तीनों में से एक भी खाली होगा, रिटर्न कर दो। रिटर्न का मतलब आगे चलो ही नहीं, यहीं से ये रिटर्न जिस फंक्शन में आ जाए ना, वहीं से कंट्रोल रिटर्न हो जाता है, वापस हो जाता है, आगे नहीं जाता, पुश नहीं करेगा। लेट्स सी, यहां देखिएगा, नथिंग इज हैपनिंग। अब यार यूजर को भी तो इंडिकेशन आनी चाहिए ना यार, क्या हुआ है, मतलब बिल्कुल हम यूजर को मैसेज तो देना चाहिए हमें, तो फिर हम मैसेज कैसे देंगे? मैसेज भी हमें यूआई पे देना है, तो हम फिर क्या करेंगे, मैसेज के लिए एक स्टेट बना लेंगे, कॉन्स्ट एरर सेट एरर यूज स्टेट। अगर आपका एक ही एरर है तो स्ट्रिंग काफी है, और अगर आपने एरर का भी ऑब्जेक्ट बनाना है, हम आगे चल के ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ग्रेजुअली आप जा रहे हैं ना, अभी मैं एक ही एरर देता हूँ। तो मैं कहता हूँ जी कि रिटर्न करने से पहले ये सेट करते जाओ भाई। ठीक, तो ये सेट एरर किस में एरर सेट कर देगा, इसमें, इसको उठा के इधर ले, एनीवेयर अबव द फॉर्म और बिलो द फॉर्म, इसको पी कर दें, और एरर नॉर्मली रेड में होता है, रेड में करके वो सारी चीजें यूज कर रहा हूं मैं इकट्ठी, जितनी पढ़ा चुका हूँ, इनलाइन स्टाइलिंग कैसे करते हैं और सारा कुछ, इसलिए आपको परेशान नहीं होना। अब अगर मैं ये करता हूँ, प्लीज प्रोवाइड ऑल द रिक्वायर्ड फील्ड्स, और अगर मैं ये करता हूँ, तो अब तो बेसिकली उसे सबमिट करना चाहिए, जो नहीं कर रहा, मतलब देयर इज समथिंग स्टिल रॉन्ग। तो उसको देख लेते हैं, पहले हम जरा फॉर्म फिल करके देखते हैं। ओके, अब इसका मतलब है कि इवन फॉर्म फील्ड्स फिल्ड भी हैं, तो फिर भी वो मस्ती कर रहा है, तो कोई ना कोई तो गड़बड़ है अभी। एक पर्सन डॉट नेम या पर्सन डॉट ईमेल या पर्सन डॉट कॉन्टेक्ट, इन तीनों में से कोई एक भी खाली हो, तो यहां जाओ और यहां से रिटर्न कर दो, आगे ना जाओ। तो अब मुझे तो नहीं पता लग रहा कि क्या मसला है क्या नहीं है, तो हम क्या करते हैं, एक कंसोल लॉग इससे पहले लगा के देख लेते हैं कि तीनों में वैल्यूज आ रही हैं या कोई गड़बड़ इधर है। पर्सन, ठीक, ये पर्सन हमें क्या दिखाएगा कि तीनों की वैल्यूज मौजूद है या नहीं है। लेट्स सी, इसका मतलब नेम की वैल्यू भी है, कॉन्टेक्ट की वैल्यू भी है, और ईमेल की वैल्यू है, तो जब इसमें वैल्यू होगी तो वो इक्वल इक्वल टू नन एम्प्टी स्ट्रिंग तो नहीं होगा। ओके, यार तुम भी लोग पागल हो, इनकी आगे मैंने दी नहीं है, कंडीशन तो दी नहीं है ना, पूरी कंडीशन बनानी है भाई। यानी अगर पर्सन डॉट नेम एम्प्टी हो, या पर्सन डॉट ईमेल एम्प्टी हो, या पर्सन डॉट कॉन्टेक्ट एम्प्टी हो, तो तब ये करो भाई। मैं बीमार हूं, तुम भी मेरे साथ बीमार हो। अब देखिए, मतलब नहीं, कंडीशनल ऑपरेटिंग लगा देते, कैसे लगा देते, कौन सा फंक्शन कॉल ना करो, फंक्शन तो कॉल ही नहीं कर रहे ना भाई। अच्छा आप ये कह रहे हैं, ये कह रहे हैं हम ना, अगर ये कंडीशन ट्रू हो तो सेट, हाँ ये कह रहे हो ना, एल्स में क्या करो, या कुछ और कह रहे हैं तो मुझे बताएं जरा। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, वो कर सकते हैं, मिसाल के तौर पे आप ये चाहते हैं जी कि हम इस पे लगाएं, यानी ये तीनों कंडीशंस, ये तीनों कंडीशंस इधर ना लगाएं, बल्कि इधर लगा दें, और कॉल करो, अदरवाइज कुछ ना करो, ठीक है रे ना।
नहीं एक फील्ड क्यों भाई, तीनों फील्ड है, दो बंदा प्रोवाइड करे, तीसरी प्रोवाइड ना करे, फिर समझा नहीं क्या हर जगह के ये फील्ड नेम वाली तो नहीं है, ये तो सबमिट का फंक्शन है भाई, ठीक है ना। आप उस तरह करना चाहते हैं वो भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, ऑब्वियसली दैट कैन बी डन, ठीक, ये भी कर सकते हैं आप। एल्स पे क्या नन या नन लिख दें या नल लिख दें, कुछ भी लिख दें। नहीं एरर तो हमने कहा अभी सेट ही नहीं किया ना, मैं सिर्फ पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ ना, आपने ये कहा कि आपका ये मकसद है, लेकिन अब मसला ये है कि हम कंडीशनल ऑपरेटर तब लगा सकते हैं जब हमारे पास एक ही एक्सप्रेशन हो या एक ही स्टेटमेंट हो, हमने तो दो रन करानी है, एक एरर सेट करना है और एक रिटर्न करवाना है, ये तो फिर यहाँ नहीं करेंगे ना। कौन सी चीज कहाँ पे करनी है ये जाहिर है करते वक्त आपको सारी लॉजिक समझ आती है, हमने दो करनी है ना, हमने एरर भी सेट करना है आगे भी जाना है, ठीक है, बल अच्छी सोच है, आइडिया देना चाहिए, इनपुट देना चाहिए। अब हमें ये काम भी नहीं करना, क्यों, क्योंकि देखें पहले देखें ये ठीक चल रहा है नहीं चल रहा, खाली दिया तो ये, और अगर खाली नहीं दिया फिल किया तो ये ऑटोमेटिकली चल रहा है, ये एरर तो हट जाना चाहिए, एरर तो हट जाना चाहिए ना। तो अगर इसका मतलब है ये जब ये रीसेट हो तो साथ ही क्या कर दो, इसका मतलब जब ये बात ये यानी यहां से आगे कोई कोड चल गया तो इसका मतलब एरर नहीं है तब चला, जब एरर नहीं है तो इस सेट एरर को भी वापस क्या कर दो, एम्प्टी स्ट्रिंग कर दो। अब जरा देखिएगा एरर आ गया, और जब कोई एरर नहीं है सक्सेसफुली चला तो एरर, सॉरी, जी जी बिल्कुल फर्क होता है, बहुत बड़ा फर्क होता है। एम्प्टी स्ट्रिंग का मतलब है स्ट्रिंग है एम्प्टी, और नल का मतलब कुछ नहीं, एम्प्टी स्ट्रिंग का मतलब कुछ ना कुछ बट है एम्प्टी है, नल का मतलब एग्जिस्ट नहीं कर रहा, मतलब कुर्सी पड़ी हुई है खाली, लेकिन और एक चीज है ही नहीं, बीच में पड़ी ही नहीं, दोनों में फर्क है ना। तो बिल्कुल फर्क है, ये समझ आ गई बात। अब अगर मैं आपको बताऊं कि मैंने एक फील्ड एंटर कर दी, एरर फिर वही दे रहा है, प्लीज प्रोवाइड ऑल द रिक्वायर्ड फील्ड, यार एरर भी रेलेवेंट आना चाहिए, एरर भी जेनेरिक नहीं आना चाहिए, इसका अपना एरर हो, इसका अपना हो और इसका अपना हो, रियलिस्टिक रिक्वायरमेंट तो तभी सारी पूरी होगी ना। तो व्हाट वी कैन डू इज, ये काम भी हम ऐसे ही ना कर लें भाई, कि सेट एरर में भी ये कर लें, ये कैसे एक्सेस होगा, पर्सन डॉट नेम, ये कैसे एक्सेस होगा एरर डॉट नेम, डिफरेंट है ना, दोनों को सेम मत कीजिएगा, ये एरर की स्टेट है और ये किसकी स्टेट है, पर्सन की स्टेट है। अब यहाँ आए और कंडीशन सारी एक ही तो नहीं चेक होगी ना भाई, ये चेक होगी कि अगर पर्सन डॉट नेम एम्प्टी है तो क्या करो, सेट एरर, और सेट एरर में अपडेट किसको करो, बाकी जितने भी एरर्स हैं उनको रहने दो, और सिर्फ किसके एरर को अपडेट कर दो, नेम वाले को। कंफ्यूज नहीं होना, अगर कंफ्यूज हो रहे तो मैं छोड़ देता हूँ ये नेम, और नेम में बेसिकली क्या एरर आए, प्लीज प्रोवाइड नेम ना, क्योंकि हम किस फील्ड का एरर चेक कर रहे हैं भाई, सेट एरर में तो सारे आ जाएंगे, तो हमने कहा बाकी एरर्स हैं वो एज इट इज रखो, सिर्फ किसको पुट कर दो, नेम को पुट कर दो, समझ आ गई बात। तो अब ये जो एरर हमने यहाँ जेनेरिकली डिस्प्ले किया हुआ है तो ये तो काम नहीं करेगा ना, इसको थोड़ी देर के लिए मैं क्या करता हूँ कमेंट कर देता हूँ ताकि एरर ना आए जस्ट। इसी तरह यही कंडीशन आप रिपीट कर लें किसके लिए, ईमेल, और यहाँ किस प्रॉपर्टी को अपडेट कर दें, ईमेल वाले एरर को, प्लीज प्रोवाइड, और इसी तरह ये कर दें कॉन्टेक्ट, इसको क्या कर दें कॉन्टेक्ट, और इसको क्या कर दें contact। समझ आई बात। अब आप क्या करेंगे, ये जो एरर की फील्ड है ना, ये अब हर एक फील्ड के इंडिविजुअल एरर आ गया ना, या तो आप सारों को एक ही जगह डिस्प्ले कर दें कोई मसला नहीं, हर एक जिस फील्ड का एरर है उसी के नीचे डिस्प्ले होना चाहिए ना, इसको क्या देना चाहिए, एरर डॉट
एरर स्टेट है और उसके अंदर नेम में नेम का एरर पड़ा हुआ है अगर है तो, और फिर इसको भी कंडीशनल इंड करें, अगर एरर है तो डिस्प्ले करें, नहीं है तो मैं क्या करता हूं, अगर एरर की वैल्यू है एरर कर दे, अदरवाइज नल कर दे। ठीक है ना, अगर एरर ही नहीं है तो फिर उसको भाई जहमत क्या देनी है उसको पी को रेंडर होने की। ठीक है यही उठा लें, इस फील्ड के नीचे अपना एरर दे दें, और ये क्या है बेसिकली ईमेल, इधर और इधर ईमेल दे दें, और इसी तरह इस फील्ड के नीचे ये इसका और इसका कॉन्टैक्ट। सो नाउ लेट्स सी एवरीथिंग इज वेल, प्लीज प्रोवाइड नेम, मैंने ये दे दिया, प्लीज प्रोवाइड ईमेल, जब मैंने ये दे दिया, प्लीज प्रोवाइड ये, जब मैंने ये दे दिया ये। अब आप सोच रहे होंगे नहीं नहीं एरर ज्यादा नहीं लिखे ना, इससे इससे अगला बेस्ट हल ही कोई नहीं है ना, हमने सारा कुछ ऑप्टिमाइज तरीके से किया। लेकिन सोच आप ये रहे होंगे एक तो 15-20 फील्ड के लिए वाकई बहुत ज्यादा हो जाएगा, यानी अभी 15-20 जो सबसे स्मार्टेस्ट अप्रोच है ना हमने वो लगा ली। लेकिन अभी आप एक और चीज सोचे ना जरा, मतलब आप यूजर एक्सपीरियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें कि जब ये एरर, यानी सॉरी भाई मैं इसको जरा जी प्लीज प्रोवाइड द नेम, जब मैं इसे दे दिया और जब मैं वैल्यू दे के बाहर निकलूं इससे, तो ये एरर तो हट जाना चाहिए फौरन, या फौरन हट जाना चाहिए, या जो ही मैं टाइपिंग, यानी जो ही मैं टाइपिंग शुरू करूं तो ये एरर हट जाना चाहिए, तो वैल्यू मिल गई ना उसको, अब तो सेटिस्फाई होना चाहिए। लेकिन नहीं हो रहा। अब इसमें तो खैर आया ही नहीं क्योंकि मैं अब इसमें से वैल्यू डाल के हटूं तो एरर हट जाना चाहिए, इसमें से डाल के हटूं तो इसमें से ही हट जाना चाहिए। ये तो इसलिए हट रहा है कि साइन इन जब सक्सेसफुल हो गया तो सबसे नीचे जाके हमारा, तो इसका मतलब है सिर्फ यही मसला नहीं है, और भी बहुत सारे मसाइल हैं। अभी तो 3 मसाइल डिस्कस किए। तो जो मैंने आज के लेक्चर के स्टार्ट में बात की कि हम एरर हैंडलिंग करेंगे किसके साथ, थ्रू फॉर्मिक के साथ। तो ये सारे काम जो मैं अभी मैनुअली कर रहा हूँ ना, ये आपने समझ तो लिए ना, पता होना चाहिए कि होते कैसे हैं। ये सारे काम फॉर्मिक करके आपको देता है, तो आपको इतने बड़े तरद्दुद में पढ़ने की जरूरत, हाँ शौक है तो कर ले, क्योंकि इसमें कुछ रेंडरिंग के इश्यूज भी हैं। सेम काम होता है, बिल्कुल सेम होता है, लेकिन उसमें ये जो मैंने प्रॉब्लम डिस्कस किए ना ये भी ओवरकम हो जाते हैं बाय डिफॉल्ट इसमें। समझ आइए। तो फॉर्म डेटा हैंडलिंग क्या होता है और फॉर्म एरर हैंडलिंग क्या होता है, या फॉर्म वैलिडेशन क्या होता है, ये दो अलग अलग चीजें हैं, और इसके लिए हम 2 लाइब्रेरीज यूज करेंगे, प्रोबेबली आवर नेक्स्ट टॉपिक। यस, ईमेल वैलिड है, और फोन नंबर भी वैलिड है या नहीं है, फोन नंबर में जितने कैरेक्टर्स होने चाहिए उतने ही है, और ऐसे ही है जैसे पहले 3 डिजिट कोड है या नहीं है। फिर सीएनआईसी की फील्ड है तो सीएनआईसी वैलिड है या नहीं है, उसमें बीच में डैशेज आ रही हैं, 14 डिजिट्स है या नहीं है। ये सारी चीजें किसमें आती हैं, वैलिडेशन में आती है। और ये सारी चीजें कस्टम हम करें तो बहुत शायद टाइट हो जाए, हम इसके लिए क्या यूज करेंगे, फॉर्मिक। अब हम 2 लाइब्रेरीज यूज करेंगे, एक फॉर्म डाटा हैंडलिंग के लिए, दूसरी फॉर्म वैलिडेशन के लिए। तो जो डाटा हैंडलिंग के लिए यूज करेंगे वो है फॉर्मिक, और जो एरर हैंडलिंग के लिए करेंगे वो है यप। we'll talk about further इंशाल्लाह on Monday। बट उस चीज को समझने के लिए उसने भी बिहाइंड द सीन यही लॉजिक्स अप्लाई की होंगी, लेकिन उसने हमसे ज्यादा स्मार्टर अप्रोच से करके जाए। लाइब्रेरी जब कुछ चीज रिकमेंड होती है, और मैं आपको मंडे को बताऊंगा कि फॉर्मिक लाइब्रेरी जो हम यूज कर रहे हैं वो रिएक्ट के ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में उसने खुद रिकमेंड की थी, क्या फॉर्म हैंडलिंग के लिए फॉर्मिक यूज कर लें। ठीक है, तो यस, यानी क्लिक पे हम वी आर जस्ट वन स्टेप अवे कि हम यहाँ पे डाटा पुश कर रहे हैं अरे में, जस्ट यहाँ एक लाइन आ जानी है एपीआई कॉल की। हम चूंकि मन स्टैक पढ़ रहे हैं तो वो फेज आएगा कि हम यहाँ पे जस्ट वो एक लाइन लिख देंगे जिस लाइन से हमारा डाटा यहाँ से उठ के डायरेक्ट सर्वर पे चला जाएगा थ्रू एपीआई। बाकी फ्रंट एंड में जरा काम, तो यहाँ से रोल डिफरेंट हो जाता है, फ्रंट एंड ने इतना ही करना होता है यहाँ से आगे। लेकिन चूंकि हम फुल स्टैक पढ़ रहे हैं तो ये अगला काम भी हम ही करेंगे, लेकिन वो अभी नहीं करेंगे जाहिर है, क्योंकि अभी हम पहले फ्रंट एंड पूरा कवर कर लें, फिर हम बैक एंड कवर कर लें, फिर यहीं से इन दोनों को आपस में क्या कर लेंगे, लिंक अप कर लेंगे, पैच अप कर लेंगे। सो दैट्स the end of today's lecture. If any questions, you are welcome.